हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं और वो टॉपिक है वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बट वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं हैंडी ला के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। हम लोगों ने उस दिन इंडेक्स क्वेश्चन को एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। आज हम लोग एक क्वेश्चन नया स्टार्ट करने चल रहे हैं। उसी इंडेक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हैंडी ला कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर is 1.67 10 to the power 5 पास्कल, है ना। KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू क्या दे रखी है 1.67 into 10 to the power 5 8 पास्कल दे रखा है। 10 to the power 8 पास्कल, ये KH की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, है ना। क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml की बात कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml की बात पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वांटिटी पूछ रहा है, दैट इज मास पूछ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है मास के लिए हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा, और अगर मोल मिल गया तो क्या करना है, इंटू CO2 का मास कितना होता है एक मोल का 44, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर निकल जाए कितने में 500 ml में, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स अगर मिल गया तो उसे 44 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2, 2.5 atm, देखिए यहाँ प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे रखा है 2.5 atm, 2.5 atm प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 atm प्रेशर। तो आपको देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट के, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P = KH, x में KH दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू हो जाएगा P/KH। अब यहां देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां हेनरी लॉ कांस्टेंट किस में दे रखा है, पास्कल में दे रखा है, ठीक है। और आपकी KH की वैल्यू किस में दे रखी है, KH की वैल्यू जो दे रखी है, KH की वैल्यू पास्कल में दे रखी है, और जो ATM की वैल्यू दे रखा है वो किस में दे रखा है, वो दे रखा है इसमें ATM में दे रखा है ना। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 101.23 into 10 to the power 3 पास्कल, या यूं कह लीजिए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कुल मिलाकर के 10 to the power 5 पास्कल होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, है ना। तो 1 ATM इज इक्वल टू, पहले आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 होता है, 325 इन 10 to the power 3 पास्कल। तो यहाँ देखिए ये ATM में है, ये किस में है, इसमें पहले कन्वर्ट कर लिया जाए, तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5 into 101.32 into 10 to the power 3 पास्कल। तो P मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू है 2.5 into 101.32 into 10 to the power 3 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है 1.67 10 to the power 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.517 10 to the power -3, 1.517 10 to the power -3। इट इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम, कैसे निकलेगा, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल गया। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल गया तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर, है ना। तो यहां देखिए आप कहेंगे सर आप कैसे निकलेगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना दे रखा है,
मोल कह रहा हूँ, सॉरी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास यहाँ पे फाइंड करेंगे सर, यहाँ ml में दे रखा है, तो डियर स्टूडेंट्स उस क्वांटिटी को मान लेंगे कि वो 500 क्वांटिटी में है, तो 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो 500 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27.78। कितनी आ रही है 27.78। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मिल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पहले से ही आपको पता है यहाँ पे, तो क्या होगा फाइनली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 27.78। अब वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 दे रखा है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू जो आ जाएगा एग्जैक्टली वो आ जाएगा 0.420। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया 0.420। अगर मोल्स पूछता तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते। हमने किया क्या, केस दे रखा था, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml पूछा था, प्रेशर दे रखा था 2.5 atm। हम हेनरी लॉ की क्वांटिटी जानते हैं, P इक्वल टू KH, x होता है, तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू P अपॉन KH। लेकिन यहाँ पे प्रेशर किस में दे रखा था atm में, तो 1 atm इतने के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, प्रेशर के बारे में ये तो निकाल ही लिया, प्रेशर को पहले चेंज किया, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लिया। फिर क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स रख ही दिया, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने का यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है 500 ml, तो उसको आईटीज डिवाइड कर दी, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वैल्यू को रखे और ये आ गया। लेकिन क्योंकि पूछा है क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.420 मल्टीप्लाइड बाई 44। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.85 ग्राम। कितना आ रहा है 1.85 ग्राम। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, नोट कर लीजिए और इसको फिर से एक बार स्वयं करके देखिएगा, तो क्वेश्चन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या दे रखा है 1 बार दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन दे रखा है, कितना दे रखा है 1 बार दे रखा है, और मास ऑफ इथेन दे रखा है ना, मास ऑफ इथेन दे रखा है, कितना दे रखा है 6.56 × 10⁻³ ग्राम, 6.56 × 10⁻³ ग्राम। ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2.13 इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो फिर दूसरा क्या रखा है, इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.00, ये P1 दे रखा था है ना, P इथेन 1 और M इथेन 1 दे रखा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम if the solution containing 5 × 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, अगर P इथेन आपसे पूछ रहा है 2, कब, अगर मास ऑफ इथेन जो है वो हो जाए कितने के बराबर 5 × 10⁻² ग्राम के, 5 × 10⁻² ग्राम के। अगर ये बराबर हो जाए तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करने को कह रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि या तो k की वैल्यू निकाले कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो कहेंगे सर कैसे करें सर, यहाँ तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पर्सन ये नहीं सोच पाएगा कि सर ये हेनरी लॉ पे क्वेश्चन लगेगा, है ना, क्योंकि क्वांटिटी दे रखा है। लेकिन जो मेरा टॉपिक पढ़ा होगा, मतलब जो मेरे एनसीईआरटी के हेनरी लॉ के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था हेनरी लॉ का, M = P, मास और प्रेशर का रिलेशनशिप। देखिए यहाँ मास और प्रेशर है तो कुछ नहीं करना है, M1/M2 = P1/P2 करना है, बस इतना नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया। तो M1 इसको मान लेते हैं, M2 इसको मान लेते हैं, तो 6.56 × 10⁻³ अपॉन M2 की वैल्यू कितनी रखी है
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू P1 कितना दे रखा है 1 अपॉन P2 कितना दे रखा है नहीं पता, x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर आ रहा है 7.62 बार, मतलब ये P2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7.62 बार। ये कितना आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का बोर्ड में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा, वही कर पाएगा जो मास और प्रेशर के रिलेशनशिप को हेनरी लॉ में पढ़ा होगा, नहीं तो एक बार क्वेश्चन निकालता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नया टॉपिक, वेपर प्रेशर। क्या टॉपिक चल रहा है, वेपर प्रेशर। तो अगला टॉपिक जो स्टूडेंट्स हमारा है वो है वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। ये देखिए वेपर प्रेशर, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में खास पढ़ना है ना। देखिए जो हम अब टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जब वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कैसे आने वाले हैं, इनको समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कोई लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड प्रेजेंट लिक्विड, और लिक्विड की टेंडेंसी है कि ये वेपराइज हो रहा है। वेपराइज को मतलब समझते हैं ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। वेपराइज होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे गैसेस पार्टिकल्स धीरे 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 करके निकलेंगे, मतलब धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स जाएंगे कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे और फिर यहाँ वापस आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ टकराएंगे। तो इस तरीके से जो वेपर्स बनेंगे, जो कि ड्यू टू वेपराइजेशन बन रहे हैं, ड्यू टू इवेपोरेशन बन रहे हैं, वो एक बार इस कंटेनर की वॉल में पूरे के पूरे चले जाएंगे, हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। और वेपराइज होने के बाद क्या होगा, पार्टिकल्स वहां पे टकराएंगे, कंडेंसर टकराएंगे, यहाँ पे आएंगे, लिक्विड सरफेस पे आकर के फिर से जाकर के प्रेशराइज करेंगे। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली ये होगा, ये जो वेपर है वो कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और लिक्विड सरफेस पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो लिक्विड पे जब ये आकर के स्ट्राइक करेंगे तो कंडेंसेट हो जाएंगे, क्योंकि पूरी इफेक्ट काज हो जाएगा। भाई यहाँ से तो प्रेशराइज होगा, वेपराइज होगा कि ऊपर चलेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, दो प्रोसेस यहाँ पर होना शुरू हुआ, मतलब इधर से इधर जाने पर वेपराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड टू वेपर, ठीक। और फिर वेपर टू लिक्विड होने पर क्या होगा, कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन हो गया और कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, तो जब हम कोई लिक्विड वेपराइज होता है तो वहां पे दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्लोज कंटेनर में लिक्विड टू वेपर, चेंजेस इनटू लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर जाएगा तो क्या होगा, वेपराइजेशन। और जब वेपर टू लिक्विड आएगा कब, जब ये कंटेनर ये वॉल पर इस लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो कंडेंसेशन होगा। ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक समय आएगा क्या हो जाएगा, जब रेट ऑफ vaporization becomes equal to rate of condensation। ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या हुआ कि जब कोई लिक्विड वेपराइज होता है तो वेपराइज होकर के वो आकर के वॉल पे लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो कंडेंसेशन होता है। और इस इफेक्ट से एक कंडीशन ऐसी आती है जब रेट ऑफ वेपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये प्रोसेस जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि अपने आप वेरिएबल है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हो रहा है। क्या हो रहा है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हो रहा है। तो वेपराइजेशन में, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, उस समय वेपर्स के थ्रू
लिक्विड सरफेस पे क्या, at a particular temperature the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is known as vapor pressure। ध्यान रखिएगा, जनरली लोग डिफिनीशन बोल देते हैं द प्रेशर ऑफ वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर, ये गलत हो जाएगी डिफिनीशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, नोट करिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, the pressure exerted by the vapor above the liquid surface, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium, ये टर्म यूज करना मत भूलिएगा, in equilibrium with the liquid at a given temperature या at a particular temperature is known as vapor pressure। तो vapor pressure क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। जब भी आपको कोई पूछो vapor pressure क्या होता है तो सीधे बोलेंगे सर vapor pressure जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पहली बात, सबसे पहले वर्ड आपके दिमाग में निकलना चाहिए कि सर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है vapor pressure, और उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम जो होती है वो इक्विलिब्रियम अराइज होती है वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन मीडियम में। जब दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर्स जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्लियर। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, द रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टर्म यूज करना भूलिएगा। तो वेपर प्रेशर का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इसको नोट कर लिया है, नोट कर लिया है तो फिर मिटा दो उसको, ठीक है। आइए ठीक है, ऐसी डायग्राम बना करके प्रॉपर डिफिनीशन मैंने बोल दी है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड, कहेंगे सर कैसे, है कि नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है। तो जब नेचर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे, जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक है वाटर और एक है इथेनॉल। डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन ये हाईली वोलाटाइल है। क्या है, हाईली वोलाटाइल है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस द सब्सटेंस व्हिच गेट वेपराइज्ड इजीली, मोर इजीली, है ना। सब्सटेंस आसानी से अपने आप ही वेपराइज होता है, उसे बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। ये भी वोलाटाइल है लेकिन इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वोलाटाइल होने का मतलब जिस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि जिसके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा वो पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। भाई अगर मैं कंटेनर ले लूं, ये दो कंटेनर है, एक में H2O ले रखा है, एक में इथेनॉल ले रखा है। अगर दोनों की बात करूं तो इथेनॉल क्योंकि पार्टिकल्स हाईली वोलेटाइल है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे। जितने जल्दी वेपराइज होंगे उनका वेपर प्रेशर उतना जल्दी क्रिएट होगा, उतना ज्यादा क्रिएट होगा। लेकिन वाटर, इसकी कंपेयर में वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है तो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी लो होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी लो होगी तो क्या हो जाएगा, इसकी कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कि उस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही वीक है, मतलब कि वो उतना ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल है। ये तीन टर्म यूज करिएगा। मतलब किसी का, मैंने कह दिया दो लिक्विड है भैया ए और बी, इसका जो वेपर प्रेशर है वो 50 पास्कल है,
और इसका वेपर प्रेशर जो है वो 70 पास्कल है। मैं पूछूं कि दोनों लिक्विड में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग का मतलब इसके पीक टेंडेंसी कम होगी, वेपर प्रेशर कम होगा, तो इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग किसका है, ए का। क्लियर। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उस सब्सटेंस के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर साहब। कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात अगर करें तो बहुत ही बट ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। पहली बात तो ये दिमाग में नोट कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। एकदम से क्लियर नोट करिए। अब क्वेश्चन ये होता है, एक बार बोर्ड का और नीट का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक इक्वेशन आता है जिसको बोलते हैं क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि टॉपिक आया तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है। तो कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कौन सा इक्वेशन बताता है, तो उसका नाम है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है, अगर दो डिफरेंट प्रेशर पे हम log P2 अपॉन P1 ले लें तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 होता है। ये है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जहां P1 P2 क्या है, दो डिफरेंट प्रेशर पे T1 T2 क्या है, P1 P2 अपॉन log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303, ये देखिए 2.303 R is the universal gas constant, T1 T2 is the two different temperature। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि टर्म आया है तो मुझे बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बताना क्या कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दैट इज P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन अपॉन 2.303 R is the universal gas constant, T2 and T1 is the two different temperature। क्लियर। कुल मिलाकर टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर में इफेक्टिव चेंज होते हैं और वो बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते जाएंगे और वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ लिया कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है तो वो क्योंकि अब लिक्विड स्टेट की तरफ चल रहे हैं, लिक्विड की तरफ चल रहे हैं, तो लिक्विड में आपको पता है कि लिक्विड सोल्यूशन की बात अगर करूं मैं आपसे, तो लिक्विड सोल्यूशन में जनरली दो ही चीज होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जनरली जो सॉल्वेंट होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल मतलब बता चुका हूं आपको, और सॉल्यूट जो होता है ये दोनों कंडीशन हो सकती है, नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वोलाटाइल। अब जैसे शुगर मॉलिक्यूल, तो चीनी थोड़ा ना वोलाटाइल होती है, लेकिन वाटर क्या है, वोलाटाइल होता है। तो जनरली सॉल्वेंट्स आर वोलाटाइल बट सॉल्यूट में बी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। इस कंडीशन पे जब हम पढ़ने चलेंगे वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप मोल फ्रैक्शन के साथ, किसका वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप मोल फ्रैक्शन के साथ, तो यहाँ एक लॉ आने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ गिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। क्या, अब यहां देखिए राउल्ट्स लॉ दो कंडीशन में पढ़ेंगे, कब, वोलाटाइल इन वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल इन वोलाटाइल। मतलब जब हम किसी वोलाटाइल लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा, एक स्टेटमेंट ये आएगा। दूसरा क्या आएगा, जब हम किसी नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स को
वोलाटाइल लिक्विड्स में डिसॉल्व करते हैं तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा। तो राउल्ट्स लॉ के हमको यहाँ पे दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं, दो डिफरेंट फॉर्म पढ़ने हैं, इस बात को ध्यान देना आपको। ठीक है, क्या क्या पढ़ने हैं कि अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड को वोलाटाइल सॉल्वेंट वाले लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप क्या होगा, और जब हम किसी नॉन वोलाटाइल को वोलाटाइल लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा। तो राउल्ट्स लॉ के दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं हमको, राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और जब राउल्ट्स लॉ जान जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन क्या होता है, और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो कल का जो टॉपिक हमारा डिटेल रहेगा वो होगा राउल्ट्स लॉ। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। कल मैं आपको राउल्ट्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, राउल्ट्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट बताऊंगा, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। आज हेनरी लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो उनको जरूर पूछ लीजिए। और लास्ट में फिर बोलूँगा कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपको अगर मैंने पाया है तो उसके पीछे सिर्फ यही मोटिव है कि आप अपने घर पे रह के सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि इस समय ये बीमारी और क्रिटिकल हो गई है कोरोना वायरस की। तो अपने आप को सेफ रखिए, घर से बाहर बहुत ना निकलिए। रिक्वेस्ट है मास्क का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करिए, और भगवान ने आपको एक समय दिया है पढ़ाई का तो उसको यूटिलाइज करिए, उसको नुकसान मत करिए उसका, अदरवाइज आप बाद में परेशान होंगे। और कुछ बच्चे परेशान होंगे सर संडे की क्लास क्यों नहीं चल पाई, तो संडे की क्लास नहीं चल पाई एक्चुअली कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी, बट मैं लाइव सेशन चलाने के चक्कर में क्लास नहीं चला पाया, ऑफलाइन चलाने का मन नहीं था, और ऑनलाइन क्लास चलाने के चक्कर में सेटअप नहीं बन पाया। बट सेटअप एक दो दिन में बन जाएगा, तो अब संडे से फिर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको। मैं लाइव सेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, बस मैंने आपसे कहा था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, लेकिन आप लगभग बड़े भी हैं, बट अभी और रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ वॉच करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लेक्चर को लाइक भी करिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, और कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, थैंक यू।